एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल टीम JSBS एकेडमी में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के फिजिक्स के अध्याय 2, जो कि नाम है सरल रेखा में गति। इस चैप्टर की हम लोग क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, शुरुआत करने वाले क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। और आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्यारे बच्चों, विराम व गति की अवस्था। क्या रहेगा? विराम व गति की अवस्था। इसके पहले इस चैप्टर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं उसको हम कवर करेंगे, और जो भी आसान तरीके से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल पर इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो पहले बच्चों हम जानेंगे कि मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी होती क्या है। यांत्रिकी क्या होती है, इसका एक कौन सी ब्रांच होती है भौतिक विज्ञान की। आपने भौतिक विज्ञान जब प्यारे बच्चों पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान आपने जब 10 में पढ़ा होगा, फिजिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपने कई ब्रांचेस देखी होंगी। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश की ब्रांच, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा विद्युत धारा वगैरह देखा होगा। तो ये सब जो ब्रांचेज होती हैं फिजिक्स की, ठीक उसी प्रकार से आपकी एक ब्रांचेज निकल के आती है। उसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? उसका नाम होता है यांत्रिकी। क्या होता है? यांत्रिकी, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की परिभाषा क्या होती है प्यारे बच्चों, कि विज्ञान, यांत्रिकी जो है भौतिक विज्ञान की वह ब्रांचेज है जिसमें हम लोग किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं और उसके प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। और बल लगाने से वस्तु में प्यारे बच्चों गति उत्पन्न होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं की गति के अध्ययन से संबंधित भौतिक की शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी वस्तुओं की गति के अध्ययन से संबंधित जो भौतिक विज्ञान की शाखा होती है उसे हम प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, या इतनी बात समझ में आई कि यांत्रिकी का मतलब क्या होता है। वैसे यांत्रिकी का मतलब अगर आप इसको देखोगे तो क्या होता है, वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर लगने वाले बल, वस्तु पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव का अध्ययन कहलाती है। ठीक है, लेकिन बल लगाने से प्यारे बच्चों वस्तुओं में गति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वस्तुओं की गति के अध्ययन से संबंधित भौतिकी की शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मैकेनिक्स माने यांत्रिकी की कुछ शाखाएं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मुख्य शाखाएं कौन कौन सी होती हैं जिनको हमको पढ़ना अनिवार्य रहता है। तो पहले नंबर पे हमारा आता है स्थैतिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, कि इस शाखा के अंतर्गत विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है? वे वस्तु जो विरामावस्था में होती हैं उनका अध्ययन किसमें करते प्यारे बच्चों? स्टैटिक्स में किया जाता है। यानी स्टैटिक्स से पूछे क्या होता है, तो इस शाखा के अंतर्गत विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्यारे बच्चों डायनेमिक्स, माने गतिकी आता है। क्या आता है? गतिकी। पहला हमारा क्या था? स्थैतिकी, माने स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जा रहा है। अब गतिकी देखो है, गतिकी का मतलब ये हो गया कि इस शाखा के अंतर्गत वस्तु की गति का, गति के कारणों सहित अध्ययन किया जाता है। देखो, गति के कारणों सहित मतलब वस्तु गति भी कर रही है और किस कारण से वस्तु हमारी गति कर रही है, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी वस्तु की गति का अध्ययन करेंगे और साथ में गति के कारण सहित अध्ययन किया जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? गतिकी कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? गतिकी कहेंगे। और तीसरे नंबर पे हमारा आता है शुद्ध गतिकी, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स बोलते हैं, शुद्ध गतिकी बोलते हैं। शुद्ध गतिकी में प्यारे बच्चों क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत वस्तुओं की गति का अध्ययन गति के कारणों को ज्ञात किए बिना किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें गति के कारण को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, खाली वस्तु की गति का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तीनों बातें आपको समझ में आई। यांत्रिकी क्या होता है कि वस्तुओं की गति के अध्ययन से संबंधित भौतिक विज्ञान की जो शाखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, यांत्रिकी की ब्रांचेज में आती है स्थैतिकी। स्थैतिकी में क्या होता है कि इस शाखा के अंतर्गत विरामावस्था में स्थित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। गतिकी की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि वस्तु की गति का प्लस गति के कारणों सहित अध्ययन किया जाता है। और शुद्ध गतिकी की अगर बात करें हम, तो इस शाखा के अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन और गति के कारणों को ज्ञात किए बिना, यानी गति के कारण इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे,
उसे हम क्या कहेंगे, शुद्ध गति की कहेंगे। प्यारे बच्चों नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत मेहनत लगती है इन सबको लिखने में पढ़ाने में, तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे हम जानेंगे कि बिंदुवत वस्तु की अभिधारणा माने कॉन्सेप्ट ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों ये समझना इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम कभी टर्म यूज करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की, तो पहले आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा कि व्हाट पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है। ठीक है, देखिए परिभाषा इसकी होती है कि जब किसी गतिशील वस्तु का आकार, देखिए गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में क्या होती है प्यारे बच्चों, नगण्य होती है, तब वस्तु को क्या मानते हैं, बिंदुवत वस्तु के रूप में माना जाता है। यानी प्यारे बच्चों अगर वस्तु का आकार जो है, आकार मतलब उसकी साइज जो है, साइज जो उसकी है तय की गई कुल दूरी माने डिस्टेंस प्यारे बच्चों, किसका, डिस्टेंस की तुलना में क्या है, बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम है, तब वस्तु को बिंदुवत वस्तु माना जाता है। जैसे भी एग्जाम्पल में आपको पूरी बात समझ में आएगी, जैसे अगर खेल के मैदान में गतिशील फुटबॉल, क्योंकि प्यारे बच्चों ये फुटबॉल का मैदान बहुत बड़ा है, उसमें एक छोटा सा फुटबॉल आप इमेजिन करो, तो इस पूरा फुटबॉल पूरे मैदान में किक मारने से, खिलाड़ियों के किक मारने से इधर उधर घूम रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा फुटबॉल गति कर रहा है ये पूरे इस फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान की अपेक्षा ये बहुत ही छोटा है, इसलिए इस फुटबॉल को हम क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, इसको मानेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको हम मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, बहुत ही कम हो, तो वस्तु को हम लोग प्यारे बच्चों पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल देखेंगे कि पटरियों पर गतिशील रेलगाड़ी, पटरियों पर गतिशील रेलगाड़ी, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपको लखनऊ से कहाँ जाना है, आपको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है प्यारे बच्चों, दिल्ली जाना है, तो वहां पे क्या करेंगे आप कि लखनऊ से दिल्ली की जो डिस्टेंस है वो एक रेलगाड़ी की तुलना में, एक ट्रेन की तुलना में प्यारे बच्चों, ट्रेन की तुलना में बहुत ज्यादा है, यानी ट्रेन क्या है, बहुत ही कम है। मान लेते हैं इतना, ये लखनऊ है और ये आपका दिल्ली है, तो यहाँ पे जो आपका ट्रेन होगी, ट्रेन कुछ इतना होगा। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रेन है, पटरी पर जो गतिशील रेलगाड़ी है, जो हमारी ट्रेन है, वो क्या हमारा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक ना प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि क्रिकेट मैदान में क्रिकेट गेंद को तीव्र गति से फेंका जाए। अब आपको पता है कि ये जो क्रिकेट का मैदान होता है जिसमें आप क्या होते हैं, इस तरह एक आपका पिच होता है और यहाँ पे गेंद जो होती है, गेंद ए होती है, मान लेते हैं गेंद है, तो ये गेंद जो फेंकी जा रही है, बल्ले द्वारा मारी जा रही है, खिलाड़ी उसको प्ले कर रहा है, फील्ड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा ए गेंद होगा, बॉल होगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, बात समझ में आई। यही आपको बस समझना है कि जब किसी गतिशील वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत ही क्या हो प्यारे बच्चों, नगण्य हो, बहुत ही क्या हो, नगण्य हो, तब वस्तु को बिंदुवत वस्तु के रूप में माना जाता है। जैसे खेल के मैदान में गतिशील फुटबॉल, पटरियों पर गतिशील रेलगाड़ी, क्रिकेट मैदान में क्रिकेट गेंद को तीव्र गति से फेंका जाए। ठीक है, आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। आगे हमको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस, यानी निर्देश तंत्र क्या होता है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या होता है। इस चीज को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका मोशन चैप्टर है तो इसमें रिफरेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है, अभी हम आपको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए कि आप एक मान लेते हैं, दो दोस्त हैं यहाँ पे, इस चीज को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं हम। मानते हैं हमारे पास दो दोस्त हैं, एक दोस्त हमारे पास ए है और एक दोस्त हमारे पास है, दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। ठीक है, ये हमने दोस्त बना दिया। चलिए एक का नाम लिख देते हैं रामू और एक का नाम लिख देते हैं प्यारे बच्चों श्यामू। अब यहाँ पे आपको रिफरेंस में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मान लेते हैं रामू श्यामू बस पे खड़े हैं, कहाँ है, बस स्टैंड पे खड़े हैं प्यारे बच्चों, कहाँ खड़े हैं, बस स्टैंड पे ये सब खड़े हैं। ठीक है, बस स्टैंड पे खड़े हैं। अब मान लो श्यामू को कहीं बाहर जाना है किसी काम से, मान लो इसको दिल्ली जाना है। कहाँ जाना है प्यारे बच्चों, दिल्ली जाना है, और एक कहीं दूसरी जगह पे स्थित है। मान लेते हैं ये दोनों कहाँ पे हैं, लखनऊ बस स्टैंड पे खड़े हैं। अब होगा क्या कि जब दोनों बस स्टैंड पे खड़े रहेंगे
तो ये दोनों जब खड़े रहेंगे तो ये दोनों पाएंगे कि ये दोनों किस अवस्था में है प्यारे बच्चों, विराम की अवस्था में। किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में, क्योंकि ये दोनों एक जगह अपना खड़े हैं, समय बीत रहा है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर ये दोनों किसी बस को देखेंगे, किसी क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, किसी बस को देखेंगे, कोई बस जा रही है, तो इनको ये दोनों क्या करेंगे कि ये दोनों बस को देखेंगे तो बस किस अवस्था में इनको नजर आएगी प्यारे बच्चों, गतिशील अवस्था में नजर आएगी। किस अवस्था में नजर आएगी, गतिशील अवस्था में नजर आएगी। और बस में जो बैठा यात्री होंगे, जो बस में बैठे यात्री होंगे, वे जब इन दोनों को देखेंगे, रामू और श्यामू को, तो बस में जो बैठा व्यक्ति होगा वो भी उनके उसके रिफरेंस में रामू और श्यामू क्या होंगे, गतिशील होंगे। क्योंकि जब भी आप बस से यात्रा करते हो तो आप देखते होंगे कि पेड़ और आदमी और जो छोटे छोटे वाहन होते हैं वो आपको गतिशील अवस्था में नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे रिफरेंस वाली बात है। क्योंकि इन दोनों के रिफरेंस में दोनों क्या है बाबू, विराम की अवस्था में, बच्चों विराम की अवस्था में है। लेकिन बस में जो बैठा यात्री है उसके रिफरेंस में ये दोनों किस अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों होता है आपका निर्देश तंत्र। क्या होता है आपका, निर्देश तंत्र होता है। इसको समझने की हम कोशिश करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं होती क्या परिभाषा कि किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति व गति का अध्ययन करने के लिए, किसी कण की स्थिति व गति का अध्ययन करने के लिए निर्देश तंत्र की क्या पड़ती है प्यारे बच्चों, जरूरत पड़ती है, हमको आवश्यकता पड़ती है। किसी कण की स्थिति या उसके गति का अध्ययन करने के लिए हमको एक रेफरेंस यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र की क्या पड़ती है प्यारे बच्चों, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। निर्देशांकों का वह समूह या निकाय जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। प्यारे बच्चों इसकी क्या होती है, डिफिनेशन होती है आपकी, क्या होती है परिभाषा। अगर पेपर में आपसे आता है निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, तो निर्देशांकों का वह समूह जिसके सापेक्ष प्रेक्षक किसी स्थिति या घटना की व्याख्या कर सकता है, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे निर्देश तंत्र को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पे 3 अक्ष लेंगे। हमारा एक एक्स अक्ष होगा, एक वाई अक्ष होगा और प्यारे बच्चों क्या होगा, हमारा जेड अक्ष होगा। किसी भी घटना को, प्रेक्षक जो भी किसी भी घटना को व्याख्या करने के लिए जिस चीज का, जिस निर्देशांकों के समूह का उपयोग करता है उसे हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई। ये आपका एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये आपका क्या है, जेड अक्ष है। ठीक है, ये आपको आशा करते हैं आपको निर्देश तंत्र समझ में आया होगा। परिभाषा क्या होती है, सीधी सी बात होती है कि प्रेक्षक द्वारा किसी स्थिति या घटना की व्याख्या करने के लिए निर्देशांकों का जो समूह यूज में लिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। विराम की अवस्था पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि विराम की अवस्था क्या होती है, विराम की अवस्था क्या होती प्यारे बच्चों। इसकी डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि जब किसी वस्तु की स्थिति, जब किसी की वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं हो तब वस्तु विराम की अवस्था में होती है। मैंने क्या बताया कि जब किसी वस्तु की स्थिति किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन उसमें ना हो, समय बीत रहा हो, उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह वस्तु हमारी कहलाती है प्यारे बच्चों, किस अवस्था में कहलाती है, विराम की अवस्था में कहलाती है। जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन ना हो तो वस्तु किस अवस्था में कहलाती है, विराम की अवस्था में कहलाती है। एग्जाम्पल सभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में पहाड़, प्यारे बच्चों जो पहाड़ होता है, पहाड़ है आपका, तो पहाड़ देखेंगे, अगर पहाड़ आप देखोगे तो पहाड़ किस अवस्था में आपको नजर आएगा, विराम की अवस्था में नजर आएगा। क्यों, क्योंकि आपने सुबह जाके देखा पहाड़ वहीं खड़ा था, शाम को जाके देखेंगे पहाड़ वहीं पे है, समय बीत गया लेकिन पहाड़ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब पहाड़ विराम की अवस्था में है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ेंगे मकान। मकान मतलब आपका घर, घर भी आपका किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। अगर आप घर को आप देखोगे तो सुबह भी वही था, शाम को भी वही है। घर किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में। लेकिन एक बात आप याद रखिए, अगर इसी घर को कोई बस में बैठा यात्री देखेगा तो बस में बैठे यात्री को एक घर किस अवस्था में नजर आएगा प्यारे बच्चों, गतिशील अवस्था में नजर आएगा। यही बात है प्यारे बच्चों, रिफरेंस, क्योंकि घर आपका स्थिर अवस्था में है, आप
जब उसको देख रहे हो तो आप खड़े होके देख रहे हो तो घर किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन कोई भी यात्री जो कि बस से, कार से, ट्रेन से यात्रा करते हुए आपके घर को देखेगा, मकान को देखेगा, तो वो घर किस अवस्था में उसको नजर आएगा प्यारे बच्चों, गतिशील अवस्था में नजर आएगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे जैसे वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, पेड़ जो होते हैं, पेड़ किस अवस्था में रहते हैं आपके, विराम अवस्था में रहते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना कि परंतु ये सभी वस्तुएं गतिशील रेलगाड़ी में बैठे प्रेक्षक को गतिशील प्रतीत होता है। गतिशील रेलगाड़ी हो सकता है, बस हो सकता है, आपका कार हो सकता है, साइकिल हो सकती है प्यारे बच्चों। तो अगर हमारा प्रेक्षक जो है, अगर हमारा प्रेक्षक है जो देखने वाला है प्यारे बच्चों, अगर प्रेक्षक हमारा गतिशील अवस्था में है तो उसको पहाड़, मकान, वृक्ष सभी क्या नजर आएंगे प्यारे बच्चों, गतिशील नजर आएंगे। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको विराम की अवस्था समझ में आई होगी। ठीक है। अगला आपका है प्यारे बच्चों गति की अवस्था। क्या प्यारे बच्चों है, गति की अवस्था है। गति की अवस्था क्या होती है प्यारे बच्चों, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष क्या होता है प्यारे बच्चों, परिवर्तन होता है। इसके पहले वाले में प्यारे बच्चों परिवर्तन जो है हमारा नहीं हो रहा था। इसके पहले वाले में क्या था, हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि जब किसी वस्तु की स्थिति में किसी निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है प्यारे बच्चों, गतिशील अवस्था में होती है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे एग्जांपल में सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर प्यारे बच्चों जो हमारे ग्रह हैं, जो ग्रह हमारे चक्कर लगा रहे हैं, वो किस अवस्था में प्यारे बच्चों हैं, सूर्य के सापेक्ष हो गति की अवस्था में है। किस अवस्था में है, गति की अवस्था में है। क्योंकि समय के सापेक्ष इनकी स्थिति में कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे आ गया, आगे चल के यहाँ पे चला जाएगा। तो स्थिति में क्या हो रहा है, आपके परिवर्तन हो रहा है। तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस अवस्था का उदाहरण है, गति की अवस्था का उदाहरण है। ठीक ना प्यारे बच्चों। सड़क के किनारे खड़े प्रेक्षक के सापेक्ष बस, प्यारे बच्चों हमारा प्रेक्षक हो गया। प्रेक्षक क्या कर रहा है, सड़क को देख, बस को, सड़क पर क्या है, बस को देख रहा है। कहाँ हम बस बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं बस बन जाती कि नहीं बन जाती है। जी बन गई, हमारे टायर होंगे दो खड़े खड़े और यहाँ पे हमने एक बस का निर्माण कर दिया। ठीक है, ये हमारा बस हो गया। तो अगर ये हमारा प्रेक्षक है, प्रेक्षक जो है बस को देखेगा तो बस उसको किस अवस्था में नजर आएगी प्यारे बच्चों, गतिशील अवस्था में नजर आएगी। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेलगाड़ी की गति, किसकी गाड़ी, किसकी गति, रेलगाड़ी ट्रेन की जो गति है, प्रेक्षक के सापेक्ष क्या नजर आएगा प्यारे बच्चों, वो हमको गति की अवस्था में नजर आएगा। ठीक है। गैस के अणुओं की गति, जो गैस के अणु होते हैं प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे, ठोस, द्रव और गैस। और आपको पता होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा ठोस द्रव के अणुओं की अपेक्षा ज्यादा होती है। इसलिए जो गैस के प्यारे बच्चों मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा अनियमित गति करते रहते हैं, इधर उधर टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते रहते हैं। और जब ये गति करते रहते हैं तो गैस के अणुओं की जो प्यारे बच्चों गति होती है वो भी किस अवस्था में आएगी, गति की अवस्था में आएगी। ठीक प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इसका पार्ट 2 हम जल्द लाएंगे। पार्ट 2 में इसके आगे का हम प्यारे बच्चों डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।